हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए हम लेकर आए थे क्लास 11 के लिए मैथमेटिक्स, और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना दी हैं। और अभी जो हमारे पास है चैप्टर हम लेकर आए हैं, ये है प्रश्नावली आपका 2.3। और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस हल कर लिए थे, और अभी हम थोड़ा सा प्रश्नावली पर नज़र डालें तो हमने जो देखा था, ये यहाँ पे उदाहरण जो दिया गया है थोड़ा सा लंबा ही दिया गया है, और इसमें बहुत सारे फलनों को इकट्ठा समझाया गया है। और हमने लास्ट वीडियो में जो इसका अधूरा हमने हल किया था, देखा था, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन को भी देखा था। वहाँ पे हमने सीखा था कि फलन क्या होता है वास्तव में। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। थोड़ा सा इसके साइज़ को कम कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि एक समुच्चय ए ये हुआ, दूसरा समुच्चय बी यहाँ पे हुआ। अब इसके कुछ अवयव होंगे और इसके कुछ अवयव होंगे। अब हो क्या रहा है, ये इनके बीच में जो संबंध बनता है, रिलेशन, वो आर से दिखाया जाता है। और ये जब संबंध कुछ बेहतरीन एक निश्चित भाव में काम करता है, यानी कि स्थितियाँ ये बनती हैं कि इसका एक अवयव बी के केवल एक अवयव से संबंधित हो। ठीक, ये वाला दो लोगों से संबंध नहीं रख सकता। ये मुख्य बात थी कि दो लोगों से वो संबंध नहीं रख सकता, केवल एक से संबंध रखेगा। बी के केवल एक से संबंध रखेगा। ऐसी स्थिति में इसको फलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फलन कहा जाएगा, और इसको एफ से लिखा जाएगा। और उसके बाद उस रिलेशन को हमने समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि दोनों से देखा, और ये भी सीखा कि कौन सा समुच्चय कौन सा संबंध फलन है और कौन सा नहीं है। और हमारे पास ये जो पहला प्रश्न आ गया था, यही मुख्य प्रश्न था। यहाँ पे आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो जैसे पहला प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है, इसमें देखेंगे हमको 2 आगे मिल रहा है, 5 आगे मिल रहा है, 8, 11, 14, 17। हमें बस ये देखना होता है कि आगे वाली गिनतियाँ क्या हैं, क्या वो समान है या नहीं समान है। देखिए, आगे वाली गिनतियाँ होने का मतलब क्या है, ये ए में सेट में जाएगा और पीछे वाली गिनतियाँ बी सेट में जाएंगी। आगे वाली गिनती का यहाँ पे दोबारा आने से सीधा सीधा मतलब है कि इसको 2 बार गिना गया है, यानी कि इसका एक अवयव 2 लोगों से संबंध रखता है। अगर ऐसा रखता है तो भैया ये तो फलन नहीं है। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है। 2, 5, 8, 11, 14, 17 रिपीट नहीं हो रहा है। पीछे वाले एक को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ये फलन है। ठीक है, फलन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो प्रांत है, ठीक है, ये प्रांत, आगे वाले हिस्से को प्रांत कहा जाता है, पीछे वाले हिस्से को परिसर कहा जाता है। आगे वाले का तो जो प्रांत है वो 2 बार हमको नहीं मिल रहा है, तो ये कारण हो गया। और अब इसके फलन है, तो यदि यह संबंध फलन है तो परिसर का निर्धारण कीजिए। तो परिसर यानी पीछे वाला हिस्सा हम देख रहे हैं, 1, 1, 1, 1 हर जगह मिल रहा है, तो परिसर की जगह पे, ठीक है, फलन f का हम परिसर बराबर लिखेंगे क्या? 1 कोष्ठक में डाल देंगे। क्या कोष्ठक में ना डालें? हाँ, डालना ही पड़ेगा, या फिर नहीं, चलो जाने देते हैं। तो अभी बस ये परिसर को आपको लिखना है। क्या परिसर कितना आपको मिल गया? 1 मिला है। प्रांत आपका ये 2, 5, 8, 11, 14, 17 हो रहा था। ये पहले प्रश्न के लिए था। दूसरे प्रश्न में और इसके पहले प्रश्न के दोनों पार्ट्स में आपको, तीनों पार्ट्स में यही करना था, यही आपको देखना था। तो ये तो हो गया, आप इनको कर लेंगे, और हमने पिछले वीडियो में इसको बताया भी था। अभी बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत मतलब आगे वाला हिस्सा, परिसर मतलब पीछे वाला हिस्सा, यानी दूसरे सेट में जो हिस्सा जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम थोड़ा सा उदाहरण में चलेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे करके सीखने की कोशिश करेंगे। हम सीधा वहीं पे पहुँचते हैं जहाँ पे हमने इसको लास्ट टाइम वीडियो में हमने छोड़ा था। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, कहाँ पे, ये देखिए प्रश्नावली चलने लगी है। तो ये प्रश्नावली 2.2 है, इसको हमने ख़त्म किया था। उसके बाद फलन के बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। उसकी परिभाषा को देखा था, यहाँ पे हमने ये भी देखा था, क्या, इसके पूर्व प्रतिबिंब को देखा था, ठीक है। 2 सेट होते हैं, इसमें जो मिलता है उसको प्रतिबिंब कहा जाता है, इसमें जो होते हैं वो पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं, इनमें जो रिलेशन होता है उसको फलन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और उसके बाद यहाँ पे इन संबंधों को और भी गहराई से समझा था। इनके बाद हम आ गए थे यहाँ पे परिभाषा नंबर 6 पे। अब यहाँ पे हमें बस इतना समझना है कि यहाँ पे वास्तविक फलन मान क्या होता है, इसके बारे में कहा गया था। तो यहाँ पे वास्तविक फलन मान जो भी हमको फलन का मान मिलेगा वही वास्तविक फलन मान होगा। और इस प्रश्न में हमको उदाहरण नंबर 12 को थोड़ा सा देखना है। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, फलन क्या बन रहा है, n रिलेटेड टू n, यानी कि n सीधे n से संबंधित है। और फंक्शन जो फलन बन रहा है f(x) बराबर बन रहा है 2x + 1, ठीक है, ये बन रहा है। और द्वारा परिभाषित वास्तविक मान, ये क्या है, एक वास्तविक मान फलन है जो ऊपर आपको समझाया गया था परिभाषा में। अब इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। और ये प्रश्न में ही आपको सारणी दी गई है, x लिखा गया है, y लिखा है, x का मान आपको 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है, और f(x), f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7 का मान आपसे पूछ रहा है। अब आप बहुत ही सिंपल सा काम है जो आपने बहुत पहले से कक्षा 9 में ही रखना सीखा था। अब आपको x बराबर 1 मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे f1 का मान निकालेंगे। तो वही चीज़ को यहाँ पे निकाला गया, हर एक पद के लिए निकाला गया, ठीक है। अब आपको जो उस दूसरी प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न था जिसको पढ़ने के बाद हम इधर आए थे प्रांत और परिसर निकालने के लिए, तो याद रखेंगे जो x का मान है वो आपका प्रांत है, जो f का मान है वो आपका परिसर है, याद रखेंगे, ठीक है। अब यही हमको यहाँ पे पहले मान निकालना है, फिर प्रांत और परिसर के बारे में बात करेंगे। तो प्रांत क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया गया है। परिसर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका फलन है 2x + 1, वहीं पे 1 रखेंगे, 2 × 2 1 3, तो यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है। ऐसे ही जब 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 7 मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा रखते जाएंगे, उत्तर प्राप्त होता जाएगा और ये सारणी पूरी हो जाएगी। तो ऊपर वाला हिस्सा प्रांत हो गया, नीचे वाला हिस्सा परिसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा काम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके कुछ फलन और उसके आलेख यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है तत्समक फलन, ठीक है, आइडेंटिफाई फंक्शन। तो यहाँ पे जो है सब रियल नंबर से रिलेटेड होंगे और यहाँ पे आपको सीधी रेखा यानी कि आलेख जब खींचेंगे तो आपको सीधी रेखा रैखिक समीकरण की तरह ये व्यवहार करेगा। सिंपल सा काम है, बस आप ये समझिए। और इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, बस आप इसको हल। तो भाई अब बात करेंगे अचर फलन की। तो ये ऐसा फलन है जिसमें आपको अचर पद यानी कि जो उत्तर में मिल रहा होगा वो अचर पद मिलेगा। अचर पद का यूँ मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई भी कार्य करेंगे, ठीक है, x के मान कुछ भी रखेंगे तो आपको एक ही गिनती बार बार रिपीट करके मिलने वाली है। तो ऐसा करके जो मिलेगा उसके लिए आपका जो आलेख बनेगा वो एक सिंपल सा सीधी रेखा जाएगी। अब यूँ समझ सकते हैं कि y बराबर अगर आप 3 को खींचना चाहेंगे तो वो कितना कैसे खींचाएगा। x की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रखिए, y बराबर 3 हमेशा निर्धारित रहेगा, तो एक सीधी रेखा जाएगी। तो ये अचर फलन काम करेगा इस प्रकार से। और यहाँ पे बहुपद या बहुपदीय फलन दिए गए हैं। तो अब बहुपद से सीधा सीधा अर्थ ये समझिए कि यहाँ पे आपको जो मिलेगा उसमें बहुपद बना रहेगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा पद होंगे। अभी तक तो बस कम हुआ करते थे, जैसे एक सीधी रेखा बन जाना या फिर सीधे बस एक चर होना, मतलब आराम से होना, या फिर थोड़ा सा
अचर पद के साथ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर उदाहरण देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण नंबर 13 दिया गया है। अब वो क्या दिखाई दे रहा है कि y बराबर एफ एक्स क्या है, एक रिलेशन है, एक फलन है, और वो क्या है एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। ये आपका टोटल रिलेशन है। एंड एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ आर, आर क्या है, एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। द्वारा फलन क्या है, एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर की परिभाषा कीजिए, परिभाषा कीजिए। इस परिभाषा के प्रयोग से नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। प्रांत और परिसर क्या है, एफ का आलेख भी खींचिए। तो ये सारी चीज़ें हमको इस प्रश्न में समझ लेनी है, और आगे भी कुछ उदाहरण मिलेंगे जो इससे रिलेटेड रहेंगे। बहुत ही सिंपल सा काम है। एक्स की वैल्यू हम ऊपर रखेंगे अपने हिसाब से, जो भी हम मानेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 4 तक रखा, माइनस वाली गिनतियाँ भी हमने ऐसे रख ली। अब ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप दो चरों वाला रैखिक समीकरण, केवल एक समीकरण हल कर रहे थे, तब पर भी आप एक्स की अलग अलग वैल्यू अपने हिसाब से मानते थे। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही है। वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर जब ऐसा कुछ बना है तो कुल मिला के यह तो सवाल पे पहले दिया गया है, तो ऊपर वाला तो अपना प्रांत हो गया, नीचे वाला जो मिलेगा वो परिसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करने के लिए कुछ बड़ा काम तो किया नहीं गया है, बस उसी एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 रख दिया गया। 4 रखने पर 4 चौके 16 बन गए, 3 त्रिक 9 बन गए, 2 दूनी 4 और 1 एक नाम 1, 0 0 0, 1 एक नाम 1। अब जानते हैं कि प्लस ए रखेंगे या फिर माइनस रखेंगे, स्क्वायर करने के बाद प्लस हो ही जाएगा। तो ये स्थितियाँ बन गई हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका प्रांत क्या मिल रहा है, प्रांत क्या मिल रहा है, ऊपर वाली गिनतियाँ क्या मिल रही है, तो एफ, हाँ ठीक है, एफ का प्रांत इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि एक्स क्या है, रियल नंबर से संबंधित है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं, सब वास्तविक संख्याएं। तो ये सभी वास्तविक संख्याएं, जो ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं। और इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि एफ का परिसर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यानी एक्स रिलेटेड टू आर। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स क्या है, आर का अवयव है। आर क्या है, रियल नंबर मतलब जितने भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। अब इनको यहाँ पे ग्राफ बना करके दिखाया गया। ग्राफ पे कैसे दिखाया गया आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम है। देखिए यहाँ पे x बराबर 4 -4 है, y बराबर 16, तो x बराबर यहाँ पे देखेंगे -4 यहाँ पे है और 16 ऊपर पहुँच गया। ठीक, तो वहाँ पे एक बिंदु मिल गया, बहुत दूर पे मिला है। और -3 पे 9 है, तो यहाँ पे -3 पे आप 9 तक पहुँच जाएं। तो सीधी सीधी लाइनें खींच करके अब देखेंगे -2 पे 4 है, और -1 पे -1 है, -1 पे 1 है, 0 पे 0 है, फिर 1 पे पहुँचेंगे x पे तो 1 की ओर, 2 पे पहुँचेंगे तो 4, 3 पे पहुँचेंगे तो 9 और 4 पे 16। तो आपको कुछ इसी प्रकार का तो बिंदु को जो रखने का तरीका है वो इसी प्रकार से तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कर्व बना है, कर्व मतलब वक्र, और यहाँ पे ऐसे ही इसका आलेख खिंचाएगा। आप भी जब इसको रखना शुरू करेंगे तो आपका भी ऐसे ही बनेगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका रहेगा। तो ऐसे ही करके यहाँ पे आपको क्यूब वाला एक दिया गया है, ठीक है, क्यूब वाला एक फलन दिया गया है। इस फलन में से आपको प्रांत और परिसर के लिए, देखिए यहाँ पे हल करने के लिए आपने x बराबर 0 लिया तो y बराबर, यानी कि एफ एक्स बराबर क्या मिला, 0 मिला। 1 लिया तो 1 मिला, -1 लिया तो -1 मिला, +2 लिया तो +2, -2 लिया तो -2। जो कुछ भी आप हल कर सकते हैं, हल करेंगे, रखेंगे। ठीक, कैसे, 1 मिनट, हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब है। अभी क्या करेंगे आप, एक्स बराबर 1 पर, ठीक है, +1 पर ऐसे लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और f -1 करके आगे लिखेंगे, x +1 करके, सॉरी। तो जब इसको हल करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो यही सेम सिचुएशन, वही सेम चीज़ें यहाँ पे हल की गई, बस छोटे में लिख दिया गया है। ठीक, आपको ऐसे ही छोटे में लिख देना है। तो इतना सब कुछ यहाँ पे जो है मिल गया। अब इनके लिए आप डिब्बा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला x, और यहाँ पे आप फलन लिख दीजिए y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, जैसा कि पहले प्रश्न में था। और उसके बाद इन चीज़ों को अब दिखा दीजिए, पॉइंट्स को जो भी हो रहे हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स के ज़रिए हम यहाँ पे आलेख खींच पाएंगे।
बहुत ही सिंपल सा काम है। देखिए 0 पे 0 था और +1 पे 1 था और 2 पे 2 दूनी 4 था, ठीक है। ऐसे ही बढ़ता गया और माइनस वाले तो फिर माइनस वाले गया, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 कह दिया, तो वो तो 8 पे जाएगा क्योंकि क्यूब हो रहा है। तो ये विस्तार रहा इसका। अब मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए प्रश्नावली पे, क्योंकि इतना बहुत हो चुका है और यहाँ पे जितने भी सेम चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमेय फलन है। परमेय फलन में वही फंक्शन बटे के रूप में दिया होगा, तो आपको x की वैल्यू ऐसे मिली है, तो आप उसको जब बटे में करेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इतना ही तो मिलेगा। बटे में 2 करेंगे, 1/2 बराबर 0.5 ही होता है। तो वही सेम चीज़ें मिल रही हैं और काम वही करना है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया है, फलन वलन कहने लगा है वगैरह वगैरह। और इसमें आलेख बनाना तो वो तो पहले भी था हमारे पास बनाने के लिए, अभी क्या है थोड़ा सा डिज़ाइन बहुत बेहतरीन शानदार बन रही है। अब यहाँ पे मापांक की बात करेंगे, सॉरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मापांक का क्या होता है, मॉडुलस मतलब ये देखिए आपको मॉड लगा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रखेंगे, प्लस माइनस में कुछ भी रखेंगे, हमेशा प्लस की वैल्यू गिनती मिलती है। और यहाँ पे फंक्शन को कैसे लिखा गया, f(x) = क्या है, x तब होगा जब x का मान क्या होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और -x कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। तो ऐसा क्या है, 2 रूपों में ये काम करने वाला है। ये आप ये समझ लीजिए, इससे डरने वाली चीज़ नहीं है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। बस ये है कि आपको स्पेसिफिकेशन ये पहले से बता देता है, यानी कि विस्तार पूरा पहले से दिखा देता है। बस यही विस्तार को थोड़ा सा समझ लेना होता है। तो यहाँ पे निरपेक्ष मान के बारे में हो चुका है। यहाँ पे चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह फलन क्या है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, बस आपको सिंपल सा समझना होगा कि f(x) = 1 कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा है। और यहाँ पे आपको अलग अलग चिन्ह दिए जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप जब क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे, आप उनको कर पाएंगे बड़े आराम से। यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन भी एक दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे वास्तविक फलनों के बीजगणित। अब यहाँ पे योग और घटाना, गुणा और भाग, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो जोड़ तो हो चुका, घटाना उधर हो गया, गुणा ये हो गया, वास्तविक गुणन दोनों अदिश गुणन दिया गया है, और यहाँ पे 2 वास्तविक फलनों का गुणन भी दिया गया है, और यहाँ पे भागफल भी दिया गया है। तो सिंपल सा वही जोड़ घटाना गुणा भाग की तरह काम करेगा, कुछ भी अलग नहीं है। जो कुछ भी होगा वो क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। अब यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। आपके लिए f(x) = x² दिया है और g(x) = 2x + 1 दिया गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, f + gx, यानी कि आपको जोड़ने की बात कर रहे हैं। वही यहाँ पे जोड़ने को लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। आपको f(x) + gx जब करने का कहेगा तो ये लिखने का तरीका ये होता है, और f और g को प्लस में करके और x को कॉमन लेकर के आगे रखना। और इनको जो प्लस करना होगा तो इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है, इन दोनों को प्लस में करके रख दिया। जब माइनस करना होगा तो वही को माइनस में कर दिया, जब गुणे में करना होगा तो वही चीज़ को गुणे में करके रख दिया, ठीक है, विस्तार कर दिया। और जब बटे में करना होगा भाग में, तो वही चीज़ को बटे में रख दिया। ये चीज़ क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप x की वैल्यू इतनी नहीं रख सकते, बस वो छोटी सी बात है, उसको हटाते हैं। तो यहाँ पे जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग करने का कह रहा है वो बहुत ही सिंपल सा काम है, उसी तरीके से उसको रख देना है। तो कोई बड़ा काम नहीं इसमें करना है। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो आपको यहाँ पे सवाल में क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि f(x) = -x²। यहाँ पे माइनस बाहर लगा है, मॉड के अंदर x है। तो x की वैल्यू यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रांत और परिसर की बात करेंगे तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 0 भी माइनस में भी रखेंगे। तो आपको एक कुछ भी रखेंगे, जो आपको f(x) का मान मिलेगा वो हमेशा आपको प्लस वाली गिनती मिलेगी। संभवतः नहीं, हमेशा ऋणात्मक गिनतियाँ मिलेगी। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ यूँ बनाते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे अपना f(x) = ये -x के अंदर मॉड वाला है, ठीक है। अगर आपने 1 रखा प्लस वाला
तो यहाँ पे तो 1 मिलेगा, लेकिन माइनस जो बाहर लगा है वो -1 बना देगा। ओके, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे -1 अगर आप रखते हैं तो मॉड के अंदर -1 तो वो +1 बनेगा, लेकिन मॉड के बाहर आपके पास माइनस है, ध्यान देने वाली बात है, फिर से वो -1 बनाएगा। यानी x का मान आप कुछ भी रखते जाओ वो उत्तर आपको माइनस में देता जाएगा। 0 रखोगे तो हाँ वो 0 देगा, ठीक है। बट अब कुछ भी और रखोगे तो हमेशा माइनस वाली गिनती ही दे रहा है। तो आपको प्रांत क्या बन रहा है? प्रांत आप कुछ भी रख सकते हो। क्या रख रहे हो? रियल नंबर। तो आप यहाँ पे लिखोगे fx का प्रांत fx का प्रांत x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, यानी कि हमने क्या है, रियल नंबर रखा है इसके प्रांत को, ठीक। और हमको मिल क्या रहा है, हमारा परिसर क्या हो रहा है, हमें मिल क्या रहा है, हमें ऋणात्मक गिनतियाँ मिल रही हैं, ठीक है, ऋणात्मक गिनतियाँ मिल रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x, अब ये x क्या है, लेस देन इक्वल 0, ठीक है, ये क्या है, लेस देन है, इक्वल है 0 के, और x एलिमेंट ऑफ r लिख देंगे। अब देखिए ये 0 के x क्या है, x 0 के बराबर भी हो जा रहा है और x 0 से कम भी हो रहा है, तो ये आप परिसर की जगह लिख देंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिकल उत्तर हुआ आपका। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो लिखने का तरीका आपको दिखाया है स्क्रीन पे, थोड़ा सा बेहतर तरीका नहीं है और अच्छा हो सकता था, बट आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से। बस आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। fx बराबर 2x - 5 दिया गया, परिभाषित है, फलन का मान ज्ञात करना है, f0 का मान। अब x की जगह पे आप 0 रख देंगे, 2 0 में 0, -5 मिल जाएगा। तो इसके बराबर आपको क्या मिल रहा है, इसके बराबर हमको मिल रहा है -5। सिंपल सा काम। ऐसे ही f7 और f-3 भी आप निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बड़े आराम से मिल जाएगा। चौथे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापक्रम में प्रतिचित्रण करता है, जो कि ये आपको परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे आपका T0 का मान निकालना है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे C दिखाई दे रहा है वहाँ पे 0 रख दीजिए, बस। ऐसे ही वो गिनतियाँ जो भी आपको दिखाई दे रही हैं वो सब रखते चाहिए। अब यहाँ पे चौथा जो दिया गया है, C का मान जब TC बराबर 212, तो TC की जगह 212 रख दीजिए और हल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा TC का मान। बहुत ही सिंपल, C का मान मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा काम है, बहुत छोटा सा खेल जैसा काम है, बड़ा आराम से आप कर पाएंगे। अभी यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, आप जैसे T0 निकाल रहे हैं तो इसके जगह 0 रखा तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, यानी TC बराबर कितना मिला, 32 मिला। बहुत ही सिंपल सा काम है। -10 रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे रख दीजिए, गुणा भाग कीजिए, बड़े आराम से मिलेगा। तो कुछ भी उसमें करना नहीं है। और पांचवें और अंतिम प्रकार के सवाल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। तो fx बराबर दिया है 2 - 3x, x रिलेटेड टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी 0 से हम कम नहीं रख सकते, x का मान 0 से बड़ा ही रखना है, यानी 1 2 3 4, यानी कि आपको प्राकृतिक संख्याएं रखनी हैं। तो आप क्या करेंगे, बार बार प्राकृतिक संख्याएं रख करके 2-3 मान निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप पता करेंगे कि क्या मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं पहले प्रश्न के लिए लिखना भी चाहूँ तो आप क्या करेंगे कि 1 अगर रखेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3, 2 में से 3 घटाने पर क्या मिलेगा आपको, 2 में से 3 घटाने पर आपको मिल जाएगा -1। 2 रखेंगे तो 3 दूनी ये 6, 2 में से 6 घटाने पर -4, ठीक है। 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, 2 में से 9 घटाने पर -7, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, ऋणात्मक संख्याएं मिल रही हैं। तो इसका परिसर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप इन्हीं गिनतियों को डॉट लगा के लिख सकते हैं, लेकिन ये तो पूरी नहीं पड़ेंगी, तो हमको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना होगा। वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x लेस देन, ठीक है, लेस देन 0,
0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक संख्या है, यानी x एलिमेंट ऑफ r। ऐसा कर सकते हैं कि और यहाँ पे कुछ रिलेशन बन रहा हो तो उस रिलेशन को भी दर्शा सकते थे। अब जैसे 1 में 3 जोड़ने पर, फिर 3 जोड़ने पर, फिर 3 जोड़ने पर, यानी कि -3 ही जोड़ता जा रहा है बार बार, और तो उसमें रहने देते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं करते हैं, बस इतना सिंपल सा काम हुआ। यहाँ पे ये चीज़ें मिल गई हैं। और अगर बात करें दूसरे प्रश्न की तो f(x) बराबर x² + 2 दिया है। x एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पर रियल नंबर अब रखते जाएंगे, और इसका जो भी आपका परिसर है यानी कि बाद वाले हल करने बाद जो गिनती मिल रही है उनको लिखते जाएंगे। उनको कोई गुण बनेगा तो आप लिख देंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पे सिंपल सा ये भी कह सकते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको हल करते जाइए, और x के वैल्यू यानी जो मिलेगा f(x) का मान वो आप लिखते जाइए परिसर के अंदर। उसमें कोई विशेष गुण बनता है तो वो आप उनको लिख दीजिए, या फिर आप उत्तर में जाकर के एक बार चेक कर लीजिए कि क्या उसमें कमी रह गई है। जैसे कि हमने इतना तो कर लिया, अभी उसमें क्या छूट गया, क्या रह गया कि कुछ और बढ़ा दिया जाए, तो इम्प्रूवमेंट आप वहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया, जो भी मेरी क्षमता थी। अभी यहाँ पे आपके पास विविध उदाहरण है विविध प्रश्नावली के लिए, जिसके लिए हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और शेयर कर दें।